ऊपर वाली फोटो है जब एज थे स्मैकडाउन में और नीचे वाली फोटो है जब एज पहुंच चुके हैं एडब्ल्यू में। तो यहाँ पे भाई डिफरेंस देख सकते हो। अटेंडेंस का तो इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया एडब्ल्यू का, स्पेशली सीएम पंक के जाने के बाद। मुझे सही में लगा नहीं था कि सीएम पंक के जाने से एक्चुअल में इतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि एडब्ल्यू का प्रोडक्ट अगर देखें तो ऐसा थोड़ी था कि वो सीएम पंक है तो देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सीएम पंक की वजह से, क्योंकि एडब्ल्यू ने उनको फायर किया, वैसे भी नेगेटिव सेंटीमेंट बना लिया कि भाई ये वाली कंपनी तो देखनी नहीं है। और अटेंडेंस के हाल उनके यूके में तो चलो सही आ गए, लेकिन यूएसए के अंदर भाई मतलब ये देख के लग नहीं रहा कि इन्होंने कोई ऐसा शो भी करवाया होगा जहां पर 70,000 हैं, और 70,000 से ज्यादा लोग थे। 80,000 तो बोलूंगा नहीं अब, क्योंकि नंबर सुन के ही खुद उल्टे पुल्टे पता चल गए थे। अब ये मत समझना कि ये सिर्फ इसी जगह पे है, थोड़ी थोड़ी और जगह पे टिकट्स खाली है, मतलब 2-2.5-3 हज़ार ऐसी अटेंडेंस पे भी शोज हो रहे हैं उनके। तो ये तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है वैसे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर आई थिंक 245 में। सबसे पहली स्टोरी आज की रोमन रेंस और एलन नाइट से रिलेटेड है। कल वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, जो कि देखते ही हो यार, तो उसके लिए धन्यवाद आपका। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस को कैसे बजा दिया है एलन नाइट ने बीएफटी के साथ। तो उसकी जाते जाते की क्लिप डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाली है, जहां पर एलन नाइट रोमन रेंस को बोलते हैं यू विल कॉल मी चैंप एंड यू विल इवन कॉल मी चीफ। यानी वो बता रहे हैं भाई अभी तो मैं चैंपियन भी बनूंगा और उसके बाद मैं चीफ भी बन जाऊंगा। तो इसका मतलब क्लियर यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस और एलन नाइट की फ्यूड की डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अब आई थिंक कुछ टाइम की ही बात है जब ये वाला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल कर देगी, लेकिन कल वाली वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिपल थ्रेट होने की पॉसिबिलिटी भी बताई थी। तो देखते हैं किस डायरेक्शन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है, लेकिन इतना तो पता है रोमन रेंस और एलन नाइट एक मैच के अंदर जरूर इन्वॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट रेसलिंग वर्ल्ड सीसी की तरफ से ट्वीट है, जहां पर आप देखो उन्होंने बताया कि 2012 में रिटर्न करने के बाद से 7 ही सुपरस्टार ऐसे हैं जिन्होंने हराया है ब्रॉक लेसनर को। जॉन सीना का नाम है, ट्रिपल एच का नाम है, सेथ रॉलिंस, गोल्डबर्ग, रोमन रेंस और लेटेस्ट कोडी रोड्स। इस लिस्ट को देख के ना मुझे सच में ऐसी वो नॉस्टैल्जिया, मतलब इतना नॉस्टैल्जिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी याद आई मेरे हिसाब से। अगर आपको लेटेस्ट में पुरानी वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई फील करनी है ना, तो आपको पूरी ये फ्यूड देखनी चाहिए ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच की। सब कुछ पता होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा भाई ये सच में जान तो नहीं ले लेंगे कहीं एक दूसरे की। इतनी ज्यादा उसको, इतना ज्यादा अग्रेशन, इतना ज्यादा उसको रियल फील दिया था। कई बार ऐसा भी लगता था यार ये तो बस सब इन्होंने छोड़ा स्क्रिप्ट विप्ट, ये तो अपना मारने तोड़ने पे आ जाएंगे एक दूसरे को। तो मेरे लिए तो भाई लास्ट जो रिमेंबर, मतलब लास्ट जो मेरी इतनी तगड़ी वाली मेमोरी है वो इसी फ्यूड से। मुझे पता नहीं मैंने कभी इसके बारे में पहले बोला या नहीं, लेकिन अभी देख के याद आ गया मुझे। तो देखना जरूर भाई, जिन्होंने नहीं देखी वो देखना, मजा आ जाएगा। ट्रिपल एच को भी देख के भी बहुत सारे लोग तो अभी अंडर एस्टिमेट ही कर देते हैं ट्रिपल एच को। कोडी रोड्स और जे उसो का भाई मूवमेंट आता है, और ये ओटिस वाला मूवमेंट है जो कैटरपिलर वाले टाइम पे वो बिल्कुल एक बॉम्ब बन जाते हैं। तो यहाँ पे कोडी रोड्स भी उस चीज को कर रहे हैं और जे उसो भी कर रहे हैं। यही मजा होता है भाई लाइव इवेंट्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई को, क्योंकि टेलीकास्ट तो करना नहीं है तो कुछ भी पागलपंती फुकरापंती है करते रहते हैं। और कोडी रोड्स तो वैसे भी हैं ही, और जे उसो तो हैं जो कि क्राउड को खुश करें। तो ये वाली जो वीडियोस हैं वो भी काफी वायरल हो रही है इस समय ट्विटर पे। नेक्स्ट मैं आपको अगली स्मैकडाउन के बारे में सीन बताता हूँ। तो रेसलटिक्स ने ये बताया कि 13,000 से ज्यादा टिकट डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के शो के लिए बेच चुकी है भाई। ये अगर मैं आपको 2017-18 का टाइम बताऊं तो उस टाइम पे जो बैकलैश जैसे प्रीमियम लाइव इवेंट होते थे, फास्ट लाइन जैसे होते थे, उनकी टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई 6-7 हज़ार बिकवा देती थी, तो वही बड़ी बात होती थी। लेकिन अब ये कोविड के बाद से एक बहुत बड़ा चेंज आया जो मैं आपको बता रहा हूँ। टीवी पे रेटिंग्स दिखती है कुछ अलग, और अटेंडेंस के मामले में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के चीज़ है वो बिल्कुल अलग है। और इसलिए आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रॉफिटेबल भी हो रही है, क्योंकि उनको जो ऑफलाइन या ग्राउंड लेवल पे पैसे हैं वो कमाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, और टीवी डील्स तो मोटी वाली लॉक कर ही लेते हैं अपनी इन सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को दिखा के। डोमिनिक मिस्टेरियो ने भाई एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, आप बोलोगे भाई बस कर, हमको समझ आ गया है कि तू अपने कैरेक्टर में है, इससे ज्यादा और हम तुझे नफरत नहीं कर सकते। डोमिनिक मिस्टेरियो ये कहते हैं मेरा फेस इतना ज्यादा सुंदर है कि मैं इस पर टैटू नहीं बनवाऊंगा। और मेरा बाप पता है क्यों मास्क पहनता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा भद्दा दिखता है और वो अपनी उस चीज को छुपाना चाहता है। ऐसे शक्ल पर कुछ भी काम करने की जरूरत मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना ज्यादा सुंदर और हैंडसम दिखता हूँ। ये बात डोमिनिक मिस्टेरियो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ इंटरव्यू में बोली है। मामी तो डेफिनेटली इस बात से एग्री करने वाली है। बड़ा क्रेजी स्टेटमेंट है। मैं तो ये सोचता हूँ क्या रात में ऐसे लेट के डोमिनिक मिस्टेरियो ये सोचते हैं कि आज मैं ये बोलूंगा, अब मेरे दिमाग में ये है, फिर ऐसे बात करेंगे, क्योंकि भाई ये तो नेक्स्ट लेवल की चीज चल रही है। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था उस डोमिनिक मिस्टेरियो को देखते हुए, जो कि बच्चे की तरह आता था, बिल्कुल बच्चे जैसा दिख रहा था। यार ये तो बच्चा है बच्चा, लेकिन बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो बाप के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है। भाई ये मैंने आपको बोला था ना कि पॉल हेमन ने अपने जो बाल हैं उसको काले कर लिए हैं, और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा उस चीज को देख के अगर जैसे ही रोमन रेंस रिटर्न कर रहे हैं उस टाइम पर वो अपने बालों को काला कर लें, मतलब व्हाइट बाल से, क्या बोला मैंने, व्हाइट से काले हो जाएंगे। तो रोमन रेंस के इस रिटर्न पर आपने नोटिस भी किया होगा कि पॉल हेमन ने अपने बालों को काला करवा लिया है। ये मैंने स्मैकडाउन में बोलना मिस कर दिया, उसके बाद वाली वीडियो में
में भी, उसके बाद भी अभी याद आ गया तो बता रहा हूँ। इवन ट्वीट भी है पूरा पॉल हेमन का, जहाँ पर वो बताते हैं कि मेरे जो बाल हैं वो हेल्दी वाली स्टेट में फिर से उनका जो ग्लो है वो वापस आ गया है। देख रहे हो, मैं कह नहीं रहा था, इतना डीप जाते हैं पॉल हेमन चीज़ों में कि वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं जिसके बारे में शायद कोई केयर भी नहीं करता। और इसीलिए जो स्टोरी टेलिंग है पॉल हेमन जिस भी स्टोरी लाइन में होते हैं वो बहुत ज़्यादा मस्त हो जाती है। इसके लिए तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और पॉल हेमन गाय आने वाले सालों में भी जो बनने वाला है उसकी भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि करवाई है उन्होंने बहुत सारे लोगों की बल्ले बल्ले, और उसमें खुद उनकी भी हो गई है। इतना ज़्यादा उनको लोग भी पसंद करते हैं। टोनी खान और ये जो वॉर हुआ और ये जो NXT वर्सेस AEW हुआ, इसके बारे में AEW के अंदर लोग तो क्या सोचते हैं, मैंने आपको बता दिया था। वो चाहते हैं कि यार इस बंदे के पास से सोशल मीडिया ले लो, वरना ये खुद ही कोई कांड करवा के मानेगा। अब WWE से इंटरनली जब उनके लोगों से पूछा कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो ऐसे देखते हैं कि भाई ये बिगड़ी हुई बाप की औलाद है जो कि सिर्फ ऐसे अपने टेम्पर या फिर जो ये टेंट्रम्स उनके हैं और जो उनके एंगर इश्यूज है, जो भी वो अपने फ्रस्ट्रेशन है उसको निकाल रहे हैं। WWE इसको कहीं से भी दूर दूर तक वॉर की तरह नहीं देखती, क्योंकि WCW और WWE हो चुका है ना। तो अब जब AEW की बात आती है तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी शायद वो चीज़ हो रही है। और ये तो मैं भी आपसे बोलता हूँ, कॉम्पिटिशन जहाँ तक बात रही तो भाई WWE पुश अपने आप को जरूर करती है AEW को देख के, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ जो चीज़ अच्छी लग रही है और वो इधर करते हैं। कॉम्पिटिशन इसलिए अच्छा होता है। NXT भी देखो, इसीलिए WWE ने कमाल की करवा दी, तो ये कंपटीशन अच्छा है। बाकी टोनी खान को WWE ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, सिर्फ हाँ अपने तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत AEW की तरफ से पुश मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के मंडे से हटने के बारे में। तो मैंने आपको बोला था कि मंडे नाइट रॉ जो है हट सकता है, और इस समय बातें चल रही है, वो डील वगैरह नेगोशिएट कर रहे हैं पूरे एंडेवर और ये TKO ग्रुप। तो अब इस पॉइंट पर उन्होंने इसको अपना पॉइंट रखा ही नहीं है। जैसे पहले WWE जब डील रिन्यू करती थी वो सोचती थी कि मंडे को ही रहनी चाहिए रॉ, मंडे के लिए डेट मिले तो फिर ठीक है। अब WWE पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, पैसे जहां से ज्यादा मिल रहे हैं किसी भी वो डे पर हो, वो आराम से फ्लेक्सिबल है, मूव हो जाएंगे, क्योंकि उनको कमाना है सिर्फ पैसा। और बाकी तो उनको पता ही, उनकी जो व्यूअरशिप है, उनकी जो रेटिंग है, वो जिस तरीके की आती है, उनकी फैन फॉलोइंग है, वो तो कहीं पर भी नहीं जाने वाली। तो हाईली पॉसिबल है कि मंडे नाइट रॉ से निकल के किसी और डे पर चली जाए। मैं तो बस ये चाहूंगा कि एक अच्छा सा डिफरेंस होना चाहिए रॉ और स्मैकडाउन के बीच में। वो वाली भसड़ तो मुझे अभी भी याद आती है, रॉ और उसके अगले दिन फिर ट्यूसडे नाइट स्मैकडाउन। सुनने में भी अजीब लगता था, ये क्या ट्यूसडे नाइट स्मैकडाउन, मतलब अभी सोच रहे हैं तो अजीब लग रहा है। तो इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। बाकी तो भाई WWE वही काम करेगी जिस डे पर उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे और जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये रोंडा राउजी से रिलेटेड है। रोंडा राउजी के बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देता हूं आपको। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि चल क्या रहा है, क्या वो स्टिल WWE के साथ है, रिटायर हो गई या फिर क्या। एक पोस्ट उन्होंने जरूर डाली जहां पर उन्होंने रिटायरमेंट लिख के बताई दिया एक तरीके से कि वो रिटायर हो चुकी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि WWE के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट समर स्लैम के कुछ टाइम के बाद तक भी था। क्या वो स्टिल कॉन्ट्रैक्ट में है, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी रोंडा राउजी का मन कुछ भी नहीं है WWE में दोबारा से आने का। मेरे को एक थोड़ी सी सैड चीज लगती है रोंडा राउजी के लिए कि विमेंस डिवीजन को सीरियसली लेना पिछले कुछ सालों में रोंडा राउजी के आने की वजह से एक बहुत लार्ज WWE के फैन बेस ने शुरू किया था। लेकिन जो विदाई मिली रोंडा राउजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसा लगा कि वो खुद ही परेशान हो गई WWE फैन से। थोड़ा सा उन्होंने कुछ हरकतें भी ऐसी की, ये नहीं कहूंगा कि मैं WWE फैंस की ही गलती है। तो अगर इस चीज को थोड़ा सा फिक्स किया जा सकता है ना कि रोंडा राउजी को बस अच्छे से एक बार विदाई वाला फेयरवेल मिल जाए, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। बाकी कुछ नहीं पता कि वो वापस आ रही हैं फिर नहीं, हो सकता है स्टिल वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो। एल्बर्टो डेल रियो के बारे में बात करते हैं तो अभी लास्ट टाइम हमने आई थिंक इनको 2016 में देखा था, जब ये पूरी अपनी टीम बनाए हुए थे रूसेफ के साथ, शेमस के साथ, पूरा इनका सारा एक वो लीग ऑफ नेशन करके जो ग्रुप था। अभी एल्बर्टो डेल रियो के बारे में आपको बताता हूं, उन्होंने खुद बोला था कि वो WWE में आ रहे हैं, लेकिन विंस मैकमैन के ये पावर खोने से पहले का सीन था। अब फाइटफुल ये बात बताता है कि हमने जब रीच आउट किया WWE को, तो एक हायर अप इंटरनल सोर्स की तरफ से ये बात आती है कि कोई चांस ही नहीं है कि एल्बर्टो डेल रियो वापस से WWE कंपनी में आ जाएंगे। ये नॉस्टैल्जिया जीने के लिए अच्छा हो सकता था, क्योंकि एल्बर्टो डेल रियो थोड़े पुराने के WWE के सुपरस्टार है, लेकिन अभी कुछ ऐसा होने का सीन नहीं है। कुछ महीनों पहले मैंने आपको बोला था वो चीज हो सकती है, लेकिन अगेन वही जैसे पता चला विंस के पावर खोने के बाद अब वो सारी चीजें होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि एल्बर्टो डेल रियो को एक पर्सनैलिटी, टैलेंट तो बाद में, वैसे WWE अच्छी तरीके से नहीं देखती। लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो के बारे में बात करते हैं तो कल वाली वीडियो में आपको पूरा बताया था कि लोगन पॉल ने अपना बॉक्सिंग वाला जो मैच है उसको जीतने के बाद WWE को भी अच्छी हाइप दे दी, और उसके बाद उन्होंने चैलेंज कर दिया रे मिस्टीरियो को। और इस बात के बहुत चांसेस हैं कि क्राउन जूल के अंदर रे मिस्टीरियो और लोगन पॉल का मैच होगा। और गाइस इस बात के भी चांसेस हैं कि ये जो चैंपियनशिप है वो लोगन पॉल के पास आ जाए। सिंपल सा इसके पीछे रीजन है कि रे मिस्टीरियो के पास वैसे भी चैंपियनशिप ज्यादा कुछ सही लग नहीं रही है, और लोगन पॉल क्योंकि इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर अटेंशन ग्रैब करते हैं, तो अगर सोचो
उनके कंधे पे यूएस टाइटल है तो हर किसी को क्वेश्चन लगेगा भाई ये टाइटल किसका है, तो फिर इस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, और क्राउन जूल में अगर मैच हो रहा है तो फिर शायद ये चीज़ हो सकती है। इवन गाइस अगर मैं आपको रिसेंट इंटरेक्शन भी दिखाऊं ना जो लोगन पॉल को मिल रही है सोशल मीडिया पे, देखो भाई 18 मिलियन व्यूज हैं इस पे, इस वाले ट्वीट पे, और यहाँ पे 72,000 लाइक्स भी है। वो बता रहे हैं इसमें कि कैसे नेगेटिविटी, डिलन डैनिस ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ बोल सकता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शिट टॉक करते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो फिर उनके बस की कुछ होती नहीं है। तो लोगन पॉल की भाई इंटरेक्शन आप देख सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई इसका फायदा उठाना चाहेगी। कल की मंडे नाइट रॉ तो भाई किसी एक प्रीमियम लाइव इवेंट से कम नजर नहीं आ रही। कोडी रोड्स एंड जे ऊसो रीमैच में फेस करेंगे जजमेंट डे को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। ब्रॉन्सन रीड और गुंथर का भी मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। भाई अभी ये तो छोड़ो आपकी मैच का रिजल्ट क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ब्रॉन्सन रीड जैसा बंदा जब गुंथर के सामने होगा तो उसका नजारा ही कुछ अलग होगा। रिकोशे और नाकामुरा का भी फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच है, एंड शेना बेजलर और रिया रिप्ली का भी मैच। तो ये तो भाई ऐसे मैचेस है जिसको सिंपली अगर आप आंख बंद करके सोचो कि क्या ये किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में हो रहे हैं तो क्लियर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। तो कल की रॉ डेफिनेटली बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और हाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अभी वीडियो आएगी ना 4-5 दिन तक वो सेटअप से नहीं आएगी, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, सब बातें आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ अभी कुछ टाइम तक सेटअप से नहीं होगा, तो थोड़ा सा मामला देख लेना। गोल्डबर्ग के बारे में बात करते हैं, तो गोल्डबर्ग और ये जो मैच है ब्रॉन ब्रेकर का, क्या इसके होने की पॉसिबिलिटी है, और सबसे पहले गोल्डबर्ग के आने की पॉसिबिलिटी है। बेस्ट प्लेयर बताते हैं ब्रॉन ब्रेकर अपना, तो स्पीयर आपको पता है गोल्डबर्ग के पास भी, वो कहते हैं मेरे जैसा स्पीयर कोई हिट नहीं करता, तो हमेशा हमने ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस का एंगल सोचा है, लेकिन गोल्डबर्ग और ब्रॉन ब्रेकर का भी मैच हो सकता है। क्राउन जूल आ रहा है तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उसके लिए गोल्डबर्ग को अप्रोच कर सकती है। अभी देखो इसके बारे में कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक बात बताता हूँ कि ट्रिपल एच के बुकिंग करने में और विंस मैकमैन के बुकिंग करने में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि विंस मैकमैन सिर्फ एक बड़े स्टार को लेके आ जाता है कि उनको अटेंशन मिले, भले ही उसका स्टोर लाइन से ज्यादा सेंस बन रहा हो या फिर ना बन रहा हो। तभी हमने आउट ऑफ नोवेयर काफी सारी फ्यूड देखी, जैसे केन वेलेस्केस और ब्रॉक लेसनर। ये मैच कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं होता अगर विंस मैकमैन पावर में ना होते, मतलब ऑब्वियसली अगर ट्रिपल एच पावर में होते ये कहना चाहिए मुझे, तो ये मैच कभी भी नहीं होता। अब सीन ये है कि गोल्डबर्ग वैसा ही सुपरस्टार है जिसको लेकर पता है कि भाई एक बड़े मैच के लिए कार्ड में अच्छा दिखाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बुक करती है। तो अब शायद ऐसा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि क्राउन जूल छोड़ो कि आने वाले टाइम में गोल्डबर्ग को उस तरीके से बुक करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे कि विंस मैकमैन करते थे, क्योंकि अब चीजें काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना इसकी, बट यस गोल्डबर्ग और ब्रॉन ब्रेकर इसके होने की पॉसिबिलिटी ज़रूर है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मैच के लिए उनको वापस बुला रही है और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी साइन करवा रही है कि मैच की लेंथ 15 मिनट के आसपास होनी चाहिए। बिगी के बारे में बात करते हैं, बहुत टाइम से इसके बारे में बात नहीं करी, तो मैं आपको बताता हूँ कि कोफी किंगस्टन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि ही इज़ 100% बैक फीलिंग वाइज, मतलब कि अब उन्होंने बताया कि वो जिम में जाते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही जैसे कि वो पहले फंक्शन करते थे, क्योंकि बहुत ही मेजर उनकी नेक की सर्जरी हुई थी और ये सर्जरी की वजह से बहुत सारे लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं, बट बिगी के साथ वो चीज़ नहीं हुई है। अब वो अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। आई थिंक अभी इसके आसपास भी नहीं पहुंचे हैं कि क्रिएटिव डिस्कशन में चीज़ें शुरू हो गई, अभी कुछ बैक स्टेज ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि एटलीस्ट वो खुद 100% फिट हो गए हैं। अंडरटेकर की ये बैक स्टेज से फोटो देखो भाई, और यहाँ पे वो पोज कर रहे हैं मस्त तरीके से, और ये फोटोज उनके रेंडर्स निकल रहे हैं, तो उसका मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंसिस्टेंट वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि वो शो पर आए थे तो उनको लगा भाई चलो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ जाना ताकि तुम्हारे फोटोशूट वगैरह वो सब भी करवा दें। अभी डेडमैन शो तो वो करते ही हैं, इवन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो आने वाले अपने शोज के अंदर भी उनको वो जरूर बुक कर सकती है। तो इसका मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ हमेशा लिंक्ड ही रहते हैं अंडरटेकर। उनकी अगर ऐसी कहीं से भी आप बात सुनो ना कि वो दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो आई थिंक अंडरटेकर वो बंदा है जिसके साथ वो चीज सपने में भी नहीं हो सकती। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रोमन रेंस और कोडी रोड्स से रिलेटेड है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई तो भाई क्या कर रहे हो, ये देखो ट्वीट जहां पे वो लिखते हैं कोडी रोड्स और रोमन रेंस की फोटो डाल के, वी आर स्टिल प्रोसेसिंग दिस मूवमेंट फ्रॉम स्मैकडाउन। मतलब स्मैकडाउन में तो वो चीज करी, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे ये चीज करी गई है। रोमन रेंस की तो एंट्री होनी भी नहीं थी, वो सिर्फ एक फेस टू फेस वाला मूवमेंट देने के लिए रोमन रेंस की एंट्री करी थी जब कोडी रोड्स वहां से निकल रहे होते हैं। अब देखो अभी हमको पता है रोमन रेंस और द रॉक ये वाला मैच भी हो सकता है, रोमन वर्सेस कोडी वाला मैच भी हो सकता है। एक बहुत तगड़ी वाली चीज किसी ने यहाँ पे इस ट्वीट के नीचे लिखी है, और वो ये लिखते हैं कि कोडी रोड्स बोलेगा जे ऊसो को कि भाई अब तू मेरी मदद नहीं करेगा क्या, क्योंकि हम चैंपियंस हैं, हम साथ में टीम कर चुके हैं, तूने मेरे को नुकसान पहुंचाया पहले रोमन रेंस के साथ फ्यूड करने में ताकि मैं टाइटल ना जीतूं, अब तू मेरी हेल्प करेगा। और ये एक स्टोरी हो सकती है कोडी रोड्स की रोमन रेंस तक जाने के लिए। और आपने ये भी सुना होगा कि रोमन रेंस ने कहा था ये जिमी ऊसो को कि तुम्हें देख के कैसा लग रहा है भाई, उधर हमारा भाई हमसे ही बगावत करके बैठा है, वो टाइटल लेके बैठा है जो कि तुम्हारे पास है, तो ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा स्लैप है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक तरीके से ब्रिज बना रही है रोमन रेंस तक पहुंचाने के लिए कोडी रोड्स का, कि भाई बीच में जे ऊसो को भी डाल रहे हैं। तो ये स्टोरी तो डेफिनेटली रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच की तरफ बढ़ रही है, इस बात में कोई भी शक नहीं, क्लियर यहां से देख के पता चल रहा है। बट सवाल यही है कि क्या ये मैच रेसलमेनिया में होगा या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक वाली चीज को प्रेफर करेगी। इवन मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन चेंबर में भी होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको सिर्फ सेट करके रख रही है
कि क्या पता उनका ये आने वाले टाइम के लिए बैकअप प्लान हो। असली अखाड़ा पॉडकास्ट में हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी, तो आप लोग पॉडकास्ट हमेशा सुन सकते हो डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।